वेलकम बच्चे लोगों। हमने कुछ दिन पहले शुरू की थी साइंस। और साइंस में ऐसे मैंने आपको ब्रेक करके बताया था, साइंस में एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं फिजिक्स और हम पढ़ते केमिस्ट्री। बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं बॉटनी और हम पढ़ते हैं ज़ूलॉजी। और फिजिकल साइंस में हमने फिजिक्स शुरू की थी। ये रियली बहुत डिफिकल्ट है और आप में से ऑलमोस्ट बच्चों को फिजिक्स समझ आ गई है जितनी पढ़ाई है। ये इस बात की अलामत है, इस बात का सिंबल है कि आप मेहनत कर रहे हो। बायोलॉजिकल साइंस यानी कि बॉटनी और ज़ूलॉजी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। इसमें हम इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं, दिल के बारे में, दिमाग के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में। ये आपको सुनना है और याद करना है। फिजिक्स आपको समझनी है, इंप्लीमेंट करनी है, गौर करना है, मुश्किल है। केमिस्ट्री भी मुश्किल है। तो अब हमने फिजिक्स एक मुश्किल हिस्सा हमने कवर कर दिया है। अब हम चलने जा रहे हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो अब हम लिखेंगे केमिस्ट्री। फिजिक्स वाली नोटबुक पे नहीं लिखना है, केमिस्ट्री की अलग नोटबुक लगाओ। और मैंने आपको काम दिया भी था कल ग्रुप में, और आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल लिखना है। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री वर्ड निकला है एक लैटिन वर्ड से, लातीनी जुबान के लफ्ज लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन कौन सा वर्ड? कीमिया से। और कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स। केमिस्ट्री निकला है एक लैटिन वर्ड कीमिया से, जिसका मतलब होता है केमिकल। यानी कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल्स को, एलिमेंट्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को। Chemistry is that branch of science in which we deal with the study of chemicals. इसमें हम केमिकल्स को पढ़ते हैं। अब केमिकल के अलावा इसमें क्या क्या होती है, पहले वो बात सुनो। एक बंदा है जिसका नाम है एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ने किताब लिखी और इस किताब का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इन्होंने 105 एलिमेंट्स पे किताब लिखी और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। किसने? एंटोनी लेवाइजर ने। इसलिए एंटोनी लेवाइजर को बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवाइजर। क्यों? इन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें इन्होंने 105 एलिमेंट के बारे में लिखा। एक बात ये। एक बात और, हाइड्रोजन नाम सुना आपने? हाइड्रोजन गैस। इसकी डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। यानी कि हेनरी कैवेंडिश डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस। बट उसका नाम हाइड्रोजन नहीं डाला था। तो हेनरी कैवेंडिश ने बोला कोई ऐसी गैस है जिसका ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, ये प्रॉपर्टीज हैं, लाइट गैस है। एंटोनी लेवाइजर ने उस गैस का नाम डाला हाइड्रोजन। ये इनके दो रोल हैं, और भी बड़े मेजर रोल हैं इनमें के केमिस्ट्री के। तो एंटोनी लेवाइजर ने गैस का नाम डाला हाइड्रोजन। एंटोनी लेवाइजर ने 105 एलिमेंट्स पे किताब लिखी, जिस किताब का नाम था एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसकी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये 2 पॉइंट लिखे आपने। अब हम और आगे खुल के बातें करते हैं। देखो, केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी सब में
दुनिया की हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको बोलते हैं मैटर। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अब मैटर मिलके बना होता है काफी चीजों से, मैटर की टाइप्स होती हैं, ये हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। मगर दुनिया की सबसे छोटी चीज होती है एटम, ए और टम। तो हम एटम से केमिस्ट्री शुरू करेंगे और मुश्किल से मुश्किल चीजें पढ़ने, यानी कि रिएक्शंस तक जाएंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहां तक हम पहुंचेंगे। ए और टम, जब हम केमिस्ट्री में या साइंस में किसी भी चीज के साथ ए लगाते हैं तो उसका मतलब होता है उल्टा, और टम का मतलब होता है डिवाइड करना। टर्म का मतलब होता है डिवाइड करना। एटम ऐसी चीज है जो ए डिवाइड है, यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ बोलूंगा, आप जरा उसको खुद लिख लेना। व्हाट इज एटम? एनीथिंग स्मॉलेस्ट थिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वो सोचते होंगे भाई एटम को तो हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? भाई एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब तो एटम को डिवाइड कर दिया। बट सुनो, हम इलेक्ट्रॉन को इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, प्रोटॉन को इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, न्यूट्रॉन को इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। जब भी हम इनको तोड़ेंगे ये फिर से जुड़ जाएंगे, तो कोई ये अब इंडिविजुअली एग्जिस्ट थोड़ा किया इन्होंने। इसलिए हम बोलते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इंडिविजुअली एग्जिस्ट, रहता है, एटम बचता है, अपना वजूद रखता है। तो सबसे छोटी चीज जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एटम। अब कुछ एक फैक्ट्स हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर और आगे चलेंगे। देखो, एटम, दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम। एटम मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन से, और एटम में होते हैं प्रोटॉन्स, और एटम में होते हैं न्यूट्रॉन्स। इनको बोलते हैं और छोटे पार्टिकल। मैं ऐसे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन, बड़ा लिखता हूं प्रोटॉन, और उससे बड़ा लिखता हूं न्यूट्रॉन। अब ये बड़ा छोटा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, प्रोटॉन उससे बड़ा होता है, न्यूट्रॉन उससे बड़ा होता है। मैं साथ साथ में एमसीक्यू को डिस्कस करता चला जाऊंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, प्रोटॉन उससे बड़ा, और न्यूट्रॉन उससे बड़ा। यहां तक ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे आज तक क्या क्या सवाल आए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, पहला एनटीपीसी 2016 का सवाल, रेलवे 2016 का सवाल, सिग्नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? सिग्नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि जब भी हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन से चार्ज बनता है। फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, चार्ज पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज सिग्नेचर ऑफ चार्ज, एनटीपीसी 2016। और इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इट इज आल्सो नोन एज क्वांटा ऑफ चार्ज। अब क्वांटा क्या होता है? जिस तरह हमने फिजिक्स में पढ़ा था एसआई यूनिट, बेसिक क्वांटिटी, उसी तरह केमिस्ट्री में उसको क्वांटा बोलते हैं। देखो, मुझे बताओ मास का क्वांटा क्या होता है? तो केजी। मुझे बताओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्वांटा क्या होता है? तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था? कैंडेला। करंट का क्वांटा क्या होता है? तो एम्पियर। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का, या सॉरी, चार्ज का क्वांटा क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन। क्वांटा का मतलब होता है करेंसी, बेसिक क्वांटिटी। चार्ज हम किस में मेजर करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन में।
चार्ज का सिग्नेचर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन। चार्ज का क्वांटा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन। और अगला सवाल, स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होता है? तो ये भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब आप नोट करके ये चीजें लिखते चले जाओ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज सिग्नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम के अंदर होता है। क्या इलेक्ट्रॉन से भी छोटी कोई चीज होती है? तो होती है। देखिए, आपने सुना होगा 2007 में एक बात कह रहे थे कि भाई अब धरती फट जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ LHC मशीन काम कर रही है। तो क्या था? देखिए, ऐसे एक मशीन में एक प्रोटॉन यहां से आ रहा, एक प्रोटॉन यहां से आ रहा, ये दोनों प्रोटॉन और प्रोटॉन टकरा रहे हैं। जब ये दोनों प्रोटॉन और प्रोटॉन टकरा रहे हैं, इनसे एक पार्टिकल बन रहा है और इस पार्टिकल को नाम दिया बोस आइंस्टाइन पार्टिकल। इसका नाम गॉड पार्टिकल भी रखा गया। पहले इसका नाम बोस रखा था। बोस इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि इसमें मेजर रोल प्ले किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया था बोस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, हिग्स बोसॉन, जिसने इस पार्टिकल पे और इन्वेंशन की और उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इसलिए बोस पार्टिकल का पूरा नाम डाल दिया गया हिग्स बोसॉन पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है। अब जरा सुनिए पेपर में क्या आ सकता है। स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल अगर आएगा तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगर आएगा स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट में एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बोसॉन। क्योंकि जो बोसॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, बट ये एग्जिस्ट नॉर्मली नहीं करता है, टकराने के बाद प्रोड्यूस होता है। इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट में एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर सकता है। तो वो क्या है? हिग्स बोसॉन। अगर पूछेंगे स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा, प्रोटॉन उससे बड़ा और न्यूट्रॉन उससे बड़ा। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। देखो, एक टेबल बना दो, यहां लिखो इलेक्ट्रॉन, यहां लिखो प्रोटॉन और यहां लिखो न्यूट्रॉन। कुछ कुछ बातें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ये मैंने आपको फिजिक्स में भी वहां पढ़ाया है। इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। बट और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज चार्ज लेस क्वांटिटी। अब यहां पे मैं एक बात आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पीछे माइनस लगा होता और प्रोटॉन के चार्ज के पीछे प्लस लगा होता। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। उसके बाद बात आती है मास की। मास आपको याद नहीं करना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखनी है, मैं यहां लिख देता हूं 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। देखो, अब जितनी ये पावर बड़ी होती है ना नेगेटिव में, उतनी चीज कम हो जाती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास जरा ज्यादा है और न्यूट्रॉन का मास जरा ज्यादा है। आपको ये बात याद रखनी है। देखो, यहाँ पे 1.672 है,
यहाँ पे 1.675 है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखनी है, सिर्फ याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का वजन कम, प्रोटॉन का वजन ज्यादा और न्यूट्रॉन का वजन जरा और ज्यादा। तीसरी बात आपको याद करनी है कि डिस्कवरी किसने की, किस किस की डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे जे थॉमसन ने। अब ये वही जे जे थॉमसन है, मैंने आपको कंप्यूटर में जब पढ़ाया था, कंप्यूटर के जितने भी फ्री लेक्चर थे उनमें जब हमने पढ़ा था मॉनिटर के बारे में, तो वहां मैंने आपको पहला मॉनिटर पढ़ाया था CRT, कैथोड रे ट्यूब, और इसकी एग्जांपल दी थी हमारे घर वाली जो टीवी होती है, वो इतनी मोटी टीवी होती थी पहले, यहाँ अंदर से कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो हमें स्क्रीन पे चीजें दिखती थी। कैथोड रे ट्यूब को भी जे जे थॉमसन ने इन्वेंट किया है। तो जे जे थॉमसन ने एक तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और इन्होंने कंप्यूटर की वो स्क्रीन कैथोड रे ट्यूब की भी इन्वेंशन की है। और कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना आगे ये वाली, ये किससे बनी होती है? ये जिंक सल्फाइड से बनी होती है। हमारे टीवी की जो स्क्रीन है ये बनी होती है जिंक सल्फाइड की, पहले वाली टीवियों की स्क्रीन, आजकल तो LCD है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? मैं आपको बताता हूं, कहीं किताबों में लिखा है गोल्डस्टीन और कई किताबों में लिखा है रदरफोर्ड। अब असल में प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया है? तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया है गोल्डस्टीन ने। बट गोल्डस्टीन जो है ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी कि रदरफोर्ड टीचर हैं और ये स्टूडेंट हैं। जनरली जब पेपर में आता है कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया तो गोल्डस्टीन इसका आंसर आएगा। अगर गोल्डस्टीन अब्सेंट होगा यानी कि ऑप्शन में नहीं होगा तब इसका आंसर आएगा रदरफोर्ड, और अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तब इसका आंसर क्या आएगा? तब इसका आंसर गोल्डस्टीन ही होगा। तो ये एक एरर है, लूसेंट की बुक में भी एरर है, तरन गोयल की बुक में भी एरर है, तो मैंने आपको ये बता दिया। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? गोल्डस्टीन ने। और बच गया आगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को सबको पता होता किसने किया? ये जेम्स चैडविक ने इसको इन्वेंट किया। ठीक है यहां तक। और रदरफोर्ड ने तो न्यूक्लियस भी इन्वेंट किया हुआ है। रदरफोर्ड ने, इनके बारे में एक और भी सवाल आता है, रदरफोर्ड ने क्या इन्वेंट किया हुआ है? न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी हम पढ़ेंगे जिसमें एक्सरे की इन्वेंशन भी हुई है। तो ये चीजें बेसिक एग्जाम में आती हैं, चाहे 4th क्लास का एग्जाम हो चाहे कोई ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो, इसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन को ही एटम को ही पकड़ेंगे और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे कि पेपर में इसके अलावा एटम से क्या क्या आया है। देखो यहां तक पता चल गया आपको। अब मैं आगे चलता हूं, एक आपको बात बताता हूं जो एटम है, ये आप सब ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ऐसा। सेंटर में, एटम के सेंटर में एक होते हैं न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन, और साइडों में, एटम के साइडों में यहां पे रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये रिवॉल्व करते हैं। यानी कि किसी भी एटम में तीन चीजें होती हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? रोटेट करते हैं आउटर साइड में, शेल्स में रोटेट करते हैं। एक बात तो ये, एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इससे इतने ज्यादा MCQ बनते हैं पेपर में कि पेपर, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन भर जाएंगे, इतने क्वेश्चन आते हैं। एटम को रिप्रेजेंट करते या तो X सिंबल से या Z सिंबल से। यहां नीचे क्या क्या लिखा होता है? यहां नीचे लिखा होता है इलेक्ट्रॉन, यहां नीचे होता है प्रोटॉन,
यहां नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, और यहां नीचे और कुछ नहीं बस, और यहां ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास। अब मैं आपको ये भी रिकॉल कराता हूं एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। देखो क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर, हम उसको बोलते हैं इसका एटॉमिक नंबर है। आपने 9th क्लास में पहली बार पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर याद किए थे और एटॉमिक मासेस याद किए थे। तो एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बोलते एटॉमिक मास, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बोलते एटॉमिक नंबर। अब इसमें पेपर में कैसे कैसे सवाल आते हैं पहले अभी हम वो करेंगे। देखो पहले ये पूरा वो पीरियोडिक टेबल है जो आपको पढ़ना है। इन सब के एटॉमिक मासेस याद नहीं करने हैं। देखो ये कुछ इस येलो कलर के हैं, कुछ ब्लू कलर के हैं, कुछ ये कलर के हैं, कुछ ये कलर के हैं, कुछ ये कलर के हैं। ये अलग अलग कलर्स क्यों हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। केमिस्ट्री के पहले पेज में आपको ये पीरियोडिक टेबल बनाना है इसी तरीके का। पूरे 118 एलिमेंट हम याद करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे और कहां कहां यूज होते हैं वो सारा कुछ पढ़ेंगे। पहले तो आप ये बनाओ इसी तरह। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम पहले 20 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आपको नहीं लिखनी है, ये हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा लेट आएगा। जो पहले एलिमेंट हैं यहां पे लिख दो आप हाइड्रोजन, हीलियम। अच्छा ये तो ग्रुप्स हैं, इसको ऐसे मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप लिखो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, चलो ये लिखा हमने हाइड्रोजन, ये लिखा हमने हीलियम, ये लिखा हमने लिथियम, ये लिखा हमने बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये कुछ हमने एटम लिखे। अब मैं यहां पे इनकी नंबरिंग देता हूं। इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने, पहले 20 याद करने, बाकी उसके बाद में पूरे याद कराऊंगा। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारे 10 तक एटॉमिक नंबर हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। हीलियम का एटॉमिक मास है 4, लिथियम का एटॉमिक मास है 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9, बोरॉन का एटॉमिक मास है 10, कार्बन का सबसे ज्यादा पढ़ते आप बच्चे 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियोन का 20। अब देखो इनमें हल्का सा मैं आपको बताता हूं याद कैसे करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 दूने 4, बोरॉन का 5 और 5 दूने 10, कार्बन का 6, 6 दूने 12, नाइट्रोजन का 7, 7 दूने 14, ऑक्सीजन का 8, 8 दूने 16। जनरली ये डबल होता है एटॉमिक नंबर, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये डबल नहीं है, थोड़ा सा डबल से ज्यादा है। लिथियम एटॉमिक मास 7, बेरियम एटॉमिक मास 9, फ्लोरीन एटॉमिक मास 19, 9 दूने 18 होना चाहिए था, 19 है।
अब देखो लिथियम, ये L है ना, L ऐसे लिथियम, इसको उल्टा कर दो, ये बन जाता है 7। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7। बेरियम का देखो, बेरियम E, इसका उल्टा कर दो तो ये क्या बन गया? 9, ये बन गया 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इस 9 को भी यहां लिख दो ऐसे करके, इसका एटॉमिक मास है 19। तो आज हमने पहले 10 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास पढ़े हैं। अब मैं यहां पे आपको कुछ बातें बताता हूं, पेपर में क्या क्या बातें पूछता है एग्जामिनर। ये कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो अब आप मुझे इसके जवाब बताओ, जो जो सवाल मैं आपको पूछूं। बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास तो आप याद रखना है भाई। 6 नंबर पे क्या आता है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। तो एटॉमिक मास कितना आएगा? 12। एक सवाल। उसके बाद बताओ ये जो भी एलिमेंट लिखा है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? भाई हमें पता है कि अगर जो चीज यहां लिखी है वही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां क्या लिखा है? 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6। बताओ इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है? तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, 6। बताओ इस एटम, इस एलिमेंट में ये जो लिखा है, ये एटम कोई है, इसका इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन का नंबर। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है। In an atom, number of electron is always equal to number of protons. और जितने इलेक्ट्रॉन होते, जितने प्रोटॉन होते, उतना ही एटॉमिक नंबर भी होता है। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एटॉमिक मास 12। अगर एग्जामिनर पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें ऐसे पता नहीं चलते। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है? 12। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 12 में से 6 निकाले तो 6, यानी कि कार्बन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है यहां तक। अब ऐसे करके सवाल आते हैं पेपर में, छोटे मोटे पेपरों, 4th क्लास लेवल तक ऐसे सवाल आ सकते हैं। बट सीजीएल एनडीए में इससे जरा हायर लेवल के सवाल आते हैं, जिसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसो प्रोटोनिक क्या होता है, आइसो बार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, CO2 बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो आज आपको क्या करना है, मैं आपको काम देता हूं घर के लिए। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7, यहां लिखता हूं 14। आपको लिखना है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन नंबर कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। और मैं यहां लिखता हूं यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन 9, एटॉमिक मास 19। इसका भी लिखना है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। और पहले 10 एलिमेंट को किसी तरह याद करना है, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास भी। पहले 20 एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं, जब एग्जामिनर को न्यूमेरिकल देता है तो उसके आगे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास एग्जामिनर देता है, क्योंकि इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे और कम से कम 8-10 लेक्चर्स हमारे इन एलिमेंट्स पे आएंगे। पूरे 118 एलिमेंट पढ़ने हैं ना। फिर हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में दवाइयों के बारे में, नेल पॉलिश को हटाने के लिए क्या किया जाता है, साबुन बनाने के लिए क्या किया जाता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं,
दवाइयाँ क्या होती हैं, एनेस्थीसिया करते वक़्त कौन-सी मेडिसिन दी जाती हैं, बेहोश करने में और एक हिस्से को बेहोश करने में और पूरी बॉडी को बेहोश करने में क्या फ़र्क होता है? एसिड्स कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद पॉलीमर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं? ये चीज़ें हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी पढ़ेंगे और टेक्निकल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा है, थोड़ा लेंथी पोर्शन है, टाइम लगेगा। धीरे-धीरे हम चीज़ों को पढ़ते चले जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।